अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है। मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ इतनी देर से वीडियो अपलोड करने के लिए। असल में पिछला हफ़्ता मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एक भी स्किप ना हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मुझे आज भी सब कुछ बिल्कुल कल की तरह याद है। मैं तब कॉलेज में था और ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। सुबह बाबा ऑफिस जाते, मैं और मेरी बहन स्कूल, और मम्मा हाउसवाइफ थीं। हमारा घर रहीमिया खान के एक पुराने इलाके में था। मेरे बाबा बहुत मेहनती थे। बाबा एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट थे। वो लोगों की पॉलिसीज़ करवाते थे और हर पॉलिसी पे उन्हें कंपनी अच्छा रिवार्ड देती थी। बाबा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनका लहजा इतना प्यारा था कि लोग उन पर भरोसा करते थे। उनकी एक ही आदत थी, किसी का दिल ना दुखाना, और वो हर किसी के काम आते थे। बाबा के काम की वजह से उनकी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई थी। धीरे धीरे उनका नाम कंपनी के टॉप एजेंट्स में आने लगा था और उन्हें प्रमोशन भी मिल गई थी। मगर कहते हैं खुशी हर किसी को रास नहीं आती, और हमारे घर को भी गमों ने घेर लिया। बाबा के ऑफिस में एक आदमी था जिसका नाम था कारी सादिक। नाम से तो लगता था कि वो दीनदार होगा, लेकिन असल में वो इंसान ही नहीं था। वो तो एक जहरीला सांप था। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद टोपी, लेकिन दिल काला। जब भी बाबा को कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलता या कोई पॉलिसी ज़्यादा हो जाती, कारी सादिक के चेहरे पर जलन नज़र आती थी। शुरू में हमें लगा कि शायद वो बस थोड़ा जेलस है, हर ऑफिस में कंपटीशन होता है। लेकिन बाद में समझ आया ये आदमी सिर्फ जेलस नहीं था, वो नाशुक्री और हसद की हर हद पार कर चुका था। बाबा की सक्सेस के बाद वो आदमी उनके साथ ज़्यादा घुल मिल गया। रोज़ दावतें करता, कभी मिठाई लाता, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। फिर एक दिन मम्मा ने कहा, अली आज बाबा को देखा, उनका मूड थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ना नाश्ता किया, ना कोई और बात की, और हर बात पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे भी उस दिन बाबा कुछ अजीब से लग रहे थे। जो इंसान हमेशा तस्बीह लेके बैठा रहता था, आज बिना वजह चिल्ला रहा था। बाबा ने तो कभी हल्का सा भी नहीं डांटा था, और वो आज छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो रहे थे। रात को मैंने देखा मेरी बहन रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा आज मुझे बाबा ने पहली बार इतना डांटा है, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। वो आदमी कारी सादिक अब रोज़ हमारे घर आने लगा था। कभी हलवा लेके आता और कभी कोई मिठाई या खाना, लेकिन ज़्यादातर वो मीठी चीज़ें ही लाता था। हम मना नहीं करते थे, हमें क्या पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वक्त गुजरता गया और बाबा का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। उन्हें कभी बेहोशी जैसे फिट्स आते, कभी रात को वो चीखने लगते। डॉक्टर्स ने कहा उनके दिमाग में कोई केमिकल इम्बैलेंस है, पर रिपोर्ट सारी नॉर्मल थीं। सीटी स्कैन, एमआरटी, सब की रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। लेकिन बाबा अजीब से अजीब होते जा रहे थे। उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि वो आईने के सामने बैठे थे और अजीब अल्फाज बोल रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ जैसे किसी और की थी। मैं बहुत डर गया। मैंने मम्मा को बुलाया, लेकिन जब वो आईं तो बाबा चुप बैठे थे। उस रात हमारे घर में पहली दफ़ा एक पैरानॉर्मल चीज़ हुई। घर में एक अजीब सी हवा महसूस हुई और किचन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। उस रात के बाद हमारे घर में सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होते, कभी लाइट्स ऑन और ऑफ होती। बाबा के चेहरे पर अब नाराज़गी और थकन छा गई थी। उनकी आंखें सुर्ख रहती थीं और रातों को उनका सांस तेज़ हो जाता था। एक दिन मैंने देखा वो बिस्तर पर बैठे थे, अपने हाथ से हवा में कुछ लिख रहे थे, जैसे कोई नाम लिखने की कोशिश कर रहे हों। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगे। फिर मैं वहाँ से चला गया। कारी सादिक अब रोज़ घर आने लगा था। हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ लेके आता, और जैसे ही वो जाता पापा और बेचैन हो जाते। एक दफ़ा मैंने देखा वो हलवा मम्मा ने फ्रिज में रखा जो कारी सादिक लाया था। सुबह उठ के देखा तो पूरा हलवा गायब था, हालांकि वो किसी ने भी नहीं खाया। 2 हफ्ते बाद बाबा को बहुत बुरा फिट पड़ा। वो बिस्तर से उठकर चीखने लगे और उनका जिस्म कांपने लगा। मम्मा ने मुझे बुलाया, मैंने उन्हें पकड़ा, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे थे।
उनके मुंह से अजीब आवाज़ें निकल रही थीं। वो इंसानी नहीं थीं। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये कोई मेडिकल इशू नहीं है। डॉक्टर ने उनको आराम के लिए नींद का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन रेस्ट तो क्या होना था, हालत और ख़राब होती गई। बाबा रात को सोते हुए उठ जाते और कभी कभी कमरे के कोने में खड़े रहते। उनकी आंखें अजीब हो गई थीं और वह घंटों के हिसाब से आंखें झपके बगैर बैठे रहते। एक रात मुझे किचन से आवाज़ आई। मैंने देखा कारी सादिक वहाँ खड़ा था। मैं चौंक गया। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रात के 2 बजे अंदर कैसे आए? उसने कहा, आपके बाबा ने बुलाया है, मुझे उनको दम करना है। मैंने गुस्से में कहा, कौन सा दम? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और उसके बाद वो घर से बाहर चला गया। मैं उससे पूछता रहा, लेकिन वो एक लफ्ज़ और नहीं बोला। सुबह जब मैंने बाबा से पूछा, कारी सादी को आपने बुलाया था? तो बाबा ने कहा कि उनकी तो उससे कई दिनों से बात नहीं हुई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रात को उसने ऐसा क्यों कहा था और वो हमारे घर के अंदर कैसे आया? अगली शाम मम्मा ने कहा, ये देखो ज़रा किचन में ये क्या पड़ा है। मैंने देखा वो एक छोटी सी थैली थी जिससे काली सी मिट्टी और बाल थे। मैंने उस थैली को खाली किया। उसमें एक कागज़ का टुकड़ा भी था जिस पर बाबा का नाम लिखा था और उस कागज़ पर खून के छिट्टे भी थे। मम्मा ने कहा, ये तो जादू के असरात हैं। हमने वो पैकेट फ़ौरन जला दिया। जलते वक्त उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। उस दिन के बाद बाबा को पहले से ज़्यादा फिट्स आने लगे। हर बार उनका जिस्म कांपने लगता और उनके मुंह से अजीब अजीब अल्फाज निकलते। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मम्मा के कहने पर हमने रूहानी इलाज शुरू करवाने का फ़ैसला किया। पहले हम लोग एक पीर के पास गए। उसने कहा, तुम्हारे घर पर काला इल्म करवाया गया है और ये अमल बहुत ताकतवर है। और उसने ये भी बताया कि ये अमल खाने के ज़रिए किया गया है। उस दिन के बाद से मम्मा ने कारी सादी का कुछ भी दिया हुआ घर पे लाना बंद कर दिया। लेकिन अब नुकसान तो हो चुका था। रात को जब हम लोग सो रहे होते थे, छत से पैरों की आवाज़ आती थी। कभी कोई बिस्तर के पास बैठा महसूस होता और कभी किसी का साया दीवार पर चलता नज़र आता। मैं पहले कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था और शायद आज तक भी ना करता अगर ये हमारे साथ ना हुआ होता। एक दिन मैंने बाबा के सरहाने के नीचे से एक पुराना तवीज़ निकाला। उस पर अजीब सी लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये कारी सादी का ही काम है। उसने हसद में ये सब कुछ करवाया है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा मोड़ बन गया। बाबा की हालत अब ना बर्दाश्त होने वाली थी। उनके फिट्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे। अब दिन में 2-3 फिट्स आने लगे थे। मम्मा रात को उनके पास बैठी रहती। मेरा कॉलेज भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। मैं अक्सर उन्हें देखकर सोचता था, ये वही इंसान है जिन्हें लोग आते जाते सलाम करते थे। अब तो उनके पास भी कोई नहीं आता था। दोस्तों और रिलेटिव्स ने मिलना छोड़ दिया था। मम्मा के एक रिश्तेदार ने कहा कि वो एक बुज़ुर्ग आलिम को जानते हैं जिनका नाम पीर अब्दुल कादिर था। उनका कहना था कि उनके पास बहुत वसी इल्म है, हमें फ़ौरन उनसे रब्ता करना चाहिए। हमने फ़ौरन उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपके घर आऊँगा, लेकिन पहले मुझे आप अपने बाबा की फ़ोटो भेजो और उनका नाम बताओ। मम्मा ने उन्हें बाबा का नाम और एक तस्वीर भेज दी। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया, इन पर बहुत सख्त अमल किया गया है जिससे इनकी जान को भी खतरा है। मुझे लगा कि वो ऐसे ही बातों से अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने हमसे कुछ सवालात किए, जैसे क्या उनके पास कोई रोज़ आता है जो उन्हें खाना भी देता हो, हमने कहा, जी एक शख्स है। उन्होंने कहा, इस सब के पीछे वही है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैंने मम्मा की तरफ देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने कहा, ये तो शादी की बात कर रहे हैं। अगली शाम मगरिब के बाद वो बुज़ुर्ग हमारे घर आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ जो अमल किया गया है वो बहुत सख्त और ख़तरनाक है। हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। बाबा उस वक्त कमरे में बैठे थे। हम बाबा को ड्राइंग रूम में ले आए। पीर साहब ने उनका हाथ पकड़ा, बस 2 सेकंड के लिए, और फिर वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा, इनके जिस्म पर जिन्नात का कब्ज़ा है और वो भी कोई एक नहीं 2-3। मम्मा रोने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। मैंने पूछा, पीर साहब क्या इसका कोई तोड़ हो सकता है? उन्होंने कहा, हो तो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। उसने जादू किसी और के ज़रिए नहीं बल्कि ख़ुद किया है।
ऐसा अमल और ज़्यादा ताकतवर होता है। पीर साहब ने कहा कि रात को वो एक अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अमल कर रहा हूँ कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई आवाज़ आए तो उसका जवाब नहीं देना। उन्होंने एक सुरमे जैसा पाउडर निकाला और बाबा के हाथ पर कुछ लिखने लगे। हर लफ्ज़ के साथ बाबा चीखने लगते। बाबा के मुंह से आवाज़ निकली, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये आवाज़ बाबा की नहीं थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया और हवा तेज़ चलने लगी। पीर साहब ने ज़ोर से कहा, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बाबा के जिस्म ने हिलना बंद कर दिया। पीर साहब ने एक छोटी सी चिल्लम जैसी चीज़ जलाई। उसमें से नीला धुआं निकला और छत से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर छत पर गया। वहाँ तार से एक काली सी छोटी गठड़ी लटक रही थी। पीर साहब ने कहा, उसे छुओ मत, वो उनके अमल का हिस्सा है। उन्होंने कुरान की कुछ आयत पढ़ते हुए उस गठड़ी को जला दिया। उस वक्त बाबा ज़ोर से चीखे और बेहोश हो गए। सुबह जब उन्हें होश आया वो कमज़ोर थे, लेकिन उनकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। पीर साहब ने कहा, पहला अमल तो तोड़ दिया गया है, लेकिन जादू का असल ज़रिया अभी ज़िंदा है। जब तक वो आदमी खुद ये अमल नहीं छोड़ता, असर वापस आ सकता है। मैंने कहा, पीर साहब, वो आदमी कारी सादिक है। मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार दूंगा। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोका और कहा, नहीं बेटा, गुस्सा नहीं। जादू गुस्से से मजबूत होता है। तुम्हें तहम्मुल से काम लेना होगा। अगले कुछ दिन बाबा बेहतर रहे। फिर एक रात सब कुछ वापस शुरू हो गया। उनके बेड के पास खून के निशान मिले। पीर साहब ने कहा, वो आदमी वापस अमल कर रहा है। पीर साहब ने हमें एक दिन बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम जादू करने वाले का सामना करें। ये सब तभी रुकेगा जब वो शख्स बाज आ जाएगा। उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई, कुछ आयतें पढ़ीं और आंखें बंद करके कहा, उसका नाम सादिक है। वो रात के वक्त नमाज़ पढ़ता है, लेकिन सजदे में अल्लाह को नहीं, शैतान को याद करता है। उसने तुम्हारे बाबा के नाम पर किसी कब्रिस्तान में अमल दफनाया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, पीर साहब, मुझे उस कब्रिस्तान ले चलिए। मैं ख़ुद खोद के वो चीज़ निकाल लूँगा। पीर साहब ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं होता। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो जादू के असरात तुम पर भी आ सकते हैं। अगली रात पीर साहब ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, हमें एक काम करना है। रात के 12 बजे हम लोग सिटी के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। पीर साहब ने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। उन्होंने एक जगह पर रुक कर कहा, यही जगह है, यहाँ ज़मीन के नीचे वो अमल है। मैंने खोदना शुरू किया। मिट्टी में बहुत बुरी स्मेल थी, जैसे ख़राब गोश्त की होती है। कुछ देर बाद एक छोटी सी मटकी निकली, वो बंद थी। पीर साहब ने कहा, तुम इसे नहीं खोलना, इसे मैं खोलूँगा। उन्होंने कुरान की तिलावत के साथ मटकी खोली। उसके अंदर से एक तस्वीर, एक नाखून और बाबा के नाम का कागज़ निकला, और सबसे खौफनाक चीज़, एक इंसानी दांत भी था। पीर साहब ने कहा, यह दांत जादू करने वाले का है। उन्होंने वो चीज़ें जला दीं। जलते वक्त हवा का रुख बदल गया और एक बहुत बुरी गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम लोगों ने गलती की है। पीर साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा, या अल्लाह, जालिम और जुल्म को मिटा दे। वो मटकी धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। घर वापस आए तो बाबा सोए हुए थे। पीर साहब ने कहा, अब इनके अंदर से वो साए निकल गए हैं, लेकिन वो आदमी अब भी ज़िंदा है। अगर उसने फिर अमल किया तो इस दफ़ा इनकी जान भी जा सकती है। मम्मा ने कहा, तो आप क्या कर सकते हैं? हम उस आदमी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। पीर साहब ने कहा, दुनिया के कानून में सबूत चाहिए। हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह उसको हिदायत दे। उन्होंने जाते जाते कहा, काला जादू करने वाला कभी खुश नहीं रहता। कभी न कभी उसका अमल उस पर उल्टा ज़रूर पड़ता है। 2 दिन तक सब ठीक था, बाबा भी नॉर्मल लग रहे थे। लेकिन तीसरे दिन दोपहर के वक्त एक आदमी ने हमारे गेट पर दस्तक दी। मैं गया तो देखा वो कारी सादिक था। उसने कहा, बेटा, भाईजान घर पे हैं। मैंने कहा, बाबा रेस्ट कर रहे हैं, आप जाएं यहाँ से। उसने कहा, मैं उनसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे बहुत गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने सोचा शायद वो सुधर गया है। मैंने उसे अंदर बुला लिया और उस गलती का मुझे आज तक पछतावा है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में आया, बाबा चीखने लगे, इसे निकालो यहाँ से, इसे अंदर क्यों आने दिया? सादिक ने कहा, मैं बस देखने आया था कि मेरा अमल अब भी चल रहा है या नहीं। उनके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही टेबल का गिलास खुद ब खुद टूट गया।
बाबा ने अपने कान पकड़ लिए और वो बेहोश हो गए। मैंने सादिक को धक्का देकर घर से निकाल दिया। वो हंसने लगा और उसने जाते जाते कहा, अब तेरा बाप नहीं बचेगा। उस रात बाबा की सांस फिर तेज़ होने लगी। उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने पीर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, बेटा अब ये आखिरी दौड़ है। जादू करने वाले का अमल अपनी हद से बढ़ गया है। या तो वो ख़त्म हो जाएगा या तुम्हारे बाबा। जब मैं बाबा के पास गया, उनका रंग सफ़ेद था। उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, अगर मैं चला गया तो घबराना नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। फिर उनकी सांसें रुकने लगीं। उन्होंने दम तोड़ते तोड़ते कहा, मैंने उसे माफ़ किया, तुम भी माफ़ कर दो। वो हमेशा के लिए चले गए। लेकिन यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। बाबा के बाद भी घर में कुछ निशान रह गए, क्योंकि वो अमल हमारे घर पर किया गया था। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं सका। उन बुज़ुर्ग आलिम ने कहा था, बेटा आखिरी रात तुम लोगों को हिम्मत करनी होगी। मैं दूर से अमल करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई कमज़ोरी रही तो वो मखलूक ख़तरनाक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था जितना उस रात। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। खिड़कियों के शीशे टकराने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। घर में एक अजीब सी बदबू भर गई, जैसे कुछ जल रहा हो। मम्मा अजीब हरकतें करने लगीं। मम्मा ने मेरी बहन का हाथ झटका इतनी ज़ोर से कि वो पीछे गिर गई। मैंने जल्दी से कुरान उठाया और वो आयत पढ़ी जो पीर साहब ने बताई थीं। मम्मा चीखने लगीं जैसे उनको तकलीफ़ हो रही हो। मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं हमें मम्मा को भी खोना ना पड़े। उनकी गर्दन अजीब से एंगल पर घूमी और उनका जिस्म कांपने लगा। पूरा कमरा जैसे हिल रहा था। बल्ब झिलमिलाकर बंद हो गए। फिर एक शैडो, एक स्याह धुंध सी उनके पीछे उभरी। मैंने ज़ोर से अल्लाह अकबर कहा और उस वक्त एक ज़ोर की आवाज़ हुई और मम्मा बेहोश हो गईं। उसके बाद कुछ लम्हे एब्सोल्यूट खामोशी के थे। पीर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा अमल पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी ध्यान रखना, कुरान की तिलावत करते रहना और किसी को घर में अकेले ना छोड़ना, सब इकट्ठे एक ही जगह पर रहना। मैंने सोचा सब ठीक हो गया है, लेकिन अगली सुबह मम्मा उठी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन मुझे पता था ये हार्ट अटैक नहीं था। वो कारी सादिक कुछ दिन भी हमारे घर आया जनाजे के वक्त। उसने कहा किस्मत से कोई नहीं बच सकता। मेरा दिल तो कर रहा था कि इसे यहीं कत्ल कर दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैंने उसका फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। मम्मा के जनाजे के बाद घर में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। पीर साहब ने मुझे एक बात कही थी जो मेरे जहन से कभी नहीं निकली, बेटा काले जादू का अंजाम हमेशा बुरा होता है, उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। मैंने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि वो शहर से गायब हो गया था और अक्सर लोग कह रहे थे कि वो उम्रा करने गया हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसी जगह पर छुपकर अपना नया इल्म कर रहा होगा। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर उसकी लाश मिली है। मुझे ये नहीं पता था कि वो कैसे मरा था, लेकिन उसको अपने किए की सज़ा मिली थी और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगी। ये थी आज की पहली स्टोरी। तो चलते हैं अब दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मेरा नाम अदील अहमद है। मैं लियाकतपुर का रहने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। ज़्यादा पैसा नहीं बनता, लेकिन गुजारा अच्छा हो जाता है। मेरे वालिद मरहूम सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी वफ़ात के बाद घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरी बीवी महाम और 2 बच्चे हैं, ताहा जो अभी 10 साल का है और रीदा जो 8 साल की है। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि बच्चों को कहीं आउटिंग करवाऊं। हम बहुत अरसे से कहीं नहीं गए थे। लियाकतपुर की गर्मी ने जान ले रखी थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि कुछ दिन के लिए कराची चलते हैं। वहाँ मेरा पुराना दोस्त फ़हद कुरैशी रहता था, जो नेवी में था। वो मनोरा के पास ड्यूटी करता था और उसका एक हट था समंदर के बिल्कुल किनारे पर। मैंने उससे कुछ दिन के लिए उसका हट मांगा। उसने हट तो दे दिया, लेकिन उसने साथ ही ये भी कहा कि उसने कई सालों से वो हट नहीं खोला है, पता नहीं उसकी क्या हालत है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, बस तो चाबियाँ दे दे। उसने कहा चाबियाँ चौकीदार के पास हैं और उसने कहा अंधेरे के बाद समंदर के पास मत रहना। फ़हद की मजाक की आदत भी थी। मैंने सोचा कि वो मजाक कर रहा है।
हम सुबह सुबह लियाकतपुर से निकले, मैं, महम और बच्चे। पहले दिन हम सक्खर तक पहुँचे, वहाँ रात रुक गए। दूसरे दिन सुबह हैदराबाद से होते हुए शाम तक कराची पहुँच गए। रात को क्लिफ्टन के एक छोटे से होटल में रुक गए ताकि अगले दिन सुबह मनोड़ा निकल सकें। हम जैसे ही मनोड़ा के पास पहुँचे, मुझे पहली दफ़ा एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा थोड़ी भारी थी, लहरें तेज़ थीं और लहरों की आवाज़ खौफनाक लग रही थी। चाबियाँ इकबाल नामी चौकीदार के पास थीं। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने हमें वेलकम तो किया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, साहब मैं हट खोल देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मगरिब के बाद अंदर ही रहना, बाहर ना आना। मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वो हमें डरा रहा है ताकि हम यहाँ से चले जाएं और उसको कोई काम ना करना पड़े। हट खोलने पर एक हवा का झोंका आया। बहुत ही भारी सी हवा थी। अंदर अंधेरा था और हट पूरा गंदा हुआ था। महम ने कहा, लगता है इस जगह पर सालों से कोई नहीं रहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, हमें कौन सा यहाँ सारी उम्र रहना है। हमने दिन भर हट साफ़ किया, कपड़े बदले और शाम को समंदर के किनारे पर डिनर किया। वो ज़िंदगी का सबसे सुकून भरे लम्हे थे। लेकिन रात को जब सब सो गए, मुझे एक अजीब सी खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका, अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बस हवा और लहरों की आवाज़ आ रही थी। उसी वक्त मुझे मेरे कान के पास एक आवाज़ सुनी। किसी ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हट के बाहर कुछ कुर्सियाँ और एक टेबल पड़ी थी। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी बैठा है। मैं उठकर अंदर जाने लगा और तभी किसी और के कदमों की आवाज़ भी आने लगी। उस वक्त बिजली गई हुई थी और जनरेटर चल रहा था। तभी जनरेटर खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और जनरेटर के पास गया। फ्यूल ठीक था, वायर भी ठीक थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने जनरेटर का प्लग निकाल कर देखा तो उसमें मट्टी भरी हुई थी। ऐसा खुद से तो होना नामुमकिन था कि पहले जनरेटर चल रहा था और अचानक से वो बंद हो गया और उसके प्लग में रेत चली गई। ये किसी ने जानबूझकर किया था, शायद हमें तंग करने के लिए, या वो चाहता था कि हम यहाँ ना रहें। मैं जनरेटर ऑन करके कमरे में आ गया। जब मैं बेड पर लेटा तो मुझे लोगों की बातें करने की आवाज़ आई, जैसे कई लोग कुछ बातें कर रहे हों, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैंने आंखें बंद रखीं, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। कुछ देर बाद मेरी बीवी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें भी ये आवाज़ें आ रही हैं? मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे तो कोई आवाज़ें नहीं आ रहीं, ताकि वो डर ना जाए। लेकिन उस वक्त हट के पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे धमाके की आवाज़। मैंने टॉर्च ली और बाहर गया। समंदर का पानी उठकर ज़रा हट के पास आ चुका था। हट के पीछे एक नाला टाइप खड्डा बना हुआ था। उसके अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब मैंने टॉर्च उस पर मारी तो एक छोटी सी परछाई हिलकर अंदर चली गई, जैसे कोई आदमी क्राउच पोजीशन में बैठकर भाग गया हो। मुझे लगा शायद कोई यहाँ क्या लोकल होगा जो वैसे ही यहाँ पर फिर रहा होगा। लेकिन जब सुबह तक मैंने उस जगह का राउंड लिया, कोई पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ एक पुरानी चादर का टुकड़ा मिला जो रेत से भरा हुआ था। सुबह बीवी ने कहा, मैंने रात को किसी को रूफ पर चलते सुना था। छत पर से आवाज़ें आ रही थीं। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं उसको कुछ कहूँगा तो वो और डर जाएगी। सुबह के वक्त मैं चाय पीते हुए समंदर के किनारे बैठा था। लहरों का शोर दिमाग के अंदर गूंज रहा था, लेकिन कल रात का मंजर अभी तक दिमाग से नहीं गया था। मैंने सोचा कि इस हट के बारे में थोड़ी ज़्यादा मालूमात लेनी चाहिए। मेरा दोस्त जिससे मैंने ये हट ली थी, मनोड़ा में ही पैदा हुआ था। मैंने उसे फ़ोन मिलाया। मैंने उससे कहा, एक बात पूछनी थी, ये हट किसकी थी पहले? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, भाई वो हट मैंने ख़रीदी थी एक बुज़ुर्ग आदमी से। उसने कहा था कि ये उसके बाप दादा की ज़मीन है, लेकिन कुछ साल पहले उनका बेटा समंदर में डूब गया था। उसी दिन के बाद से वो लोग हट छोड़ गए। मैंने कहा, लेकिन अब तो सब ठीक है ना, मतलब कोई मसला तो नहीं यहाँ? लेकिन उसने हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं ख़ुद कभी वहाँ नहीं गया, सिर्फ सुना था कि लोग कहते हैं रात को वहाँ कुछ चलता है, लेकिन मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से शिफ्ट हो जाना।
उसकी टोन मुझे अजीब लग रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रात तक सब ठीक था। मैंने सोचा कि जनरेटर का मसला सॉल्व कर लूँ। मैंने एक लोकल मैकेनिक को बुलाया। उसने जनरेटर देखा और बोला, जनरेटर तो सही है, पर लगता है किसी ने जानबूझकर प्लग के अंदर रेत भरी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, ये ऐसा कौन कर सकता है? वो बोला, यहाँ के कुछ लोग अजीब बातें करते हैं कि इस एरिया में कुछ बस्ती वाले लोग रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो अनदेखी मखलूक़ात हैं। मैंने हंसकर कहा, मतलब जिन्नात वगैरह? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो घबरा गया था। रात हुई, जनरेटर चल गया, लाइट आ गई, बच्चे टीवी देखने लगे, बीवी ने खाना बना लिया। मैंने सोचा शुक्र है कि सब ठीक हो गया। मगर रात के 10 बजे जनरेटर खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने जाके देखा, प्लग जला हुआ था और मिट्टी पर बड़े बड़े पाँव के निशान थे। इस दफ़ा मैंने टॉर्च उठाई और सीधा पीछे गया, जहाँ कल रात चादर का टुकड़ा मिला था। उस जगह एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। उसके अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर एक तस्बीह, एक मटका और कुछ काले पत्थर रखे हुए थे। मैंने उन्हें छुआ नहीं, बस देखकर वापस आ गया। उस रात मेरी बीवी ने कहा, मुझे लगता है कोई हमेशा हमें देखता रहता है। मैंने कहा, कोई नहीं है यहाँ, तुम फिक्र ना करो। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की, दीवार के पीछे से ज़ोर से थप थप की आवाज़ आई। बच्चे चीख उठे। मैंने लाइट ऑन की और देखा कि दीवारें आधी आधी गीली थीं। सुबह उठकर मैं हट का चक्कर लगा रहा था। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी, उधर कुछ चमक रहा था। मैंने हल्का सा लकड़ी से खोदा। वहाँ एक पुराना मेटल का बॉक्स था जो रस्टी था और बंद हुआ था। मैंने उसे नहीं खोला। मैंने डिसाइड किया कि शाम को ये बॉक्स खोल कर देखूँगा। मैंने बॉक्स को अपने हाथ में उठाया तो उसका लोहा बहुत ठंडा था, ऐसा ठंडा कि जैसे बर्फ़ को छू लिया हो। दिन के 12 बज रहे थे और धूप अच्छी खासी तेज़ थी, मगर बॉक्स पकड़ने के बाद मुझे थरथराहट सी महसूस हुई। मेरी बीवी ने कहा, उस बॉक्स को छोड़ दो, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा, नहीं, देखने तो दो, इसमें है क्या। मैंने हथौड़ा उठाया और बॉक्स का ताला तोड़ दिया। उस बॉक्स के अंदर कुछ पुराने कपड़े निकले, एक पुराना कागज़ और कुछ काले दाने। जब मैंने वो कागज़ खोला, उस पर लिखा था, हमने कहा भी था कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है, तुमने यहाँ आकर गलती की है। मगर तब मेरी बीवी ने कहा, ये लिखा हुआ तो उर्दू में नहीं है, ये तो अरेबिक जैसी लैंग्वेज में है, तुमने इसे कैसे पढ़ा? मैंने दोबारा पेज पे देखा तो अब वो सच में अरेबिक लिखी हुई थी, जो पहले उर्दू थी, या शायद वो कोई छलावा या मेरी आंखों का धोखा था। उसके बाद हट का माहौल तब्दील होने लगा। रात को जब मैं सोया, मुझे ख्वाब में वही मटका, तस्बीह और काले पत्थर नज़र आए। एक आवाज़ मेरे कान के करीब से आई, यहाँ से चला जा। मैं चीख कर उठ गया, पसीने से भीग गया था। मेरी बीवी भी उठ गई। उसने कहा, मैंने एक आवाज़ सुनी है, कोई कह रहा था यहाँ से चले जाओ। मतलब जो मैंने ख्वाब में सुना था वो ख्वाब नहीं था। सुबह मैंने वो बॉक्स उठाया और सोचा कि उसे वापस समंदर में फेंक दूँ। मैंने बोट वाले से कहा कि मुझे थोड़ा दूर ले चलो, मैंने ये बॉक्स फेंकना है। उसने मना कर दिया। उसने कहा, आज हवा ठीक नहीं है और आपके हाथ में जो बॉक्स है उससे बदबू आ रही है, ये क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी चीज़ें हैं। वो बोट वहाँ से लेकर चला गया। उसने मुझे नहीं बिठाया। मैं अकेला रह गया। मैंने बॉक्स उठाया और समंदर के किनारे पहुँच गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पानी में फेंका, एक ज़ोर का लहर आई और बॉक्स मेरे पैरों में वापस आ गया। उस वक्त हवा बिल्कुल रुक गई, समंदर का सारा शोर बंद हो गया और मैंने पहली दफ़ा वो आवाज़ सुनी। वो इंसानी आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ थी, चला जा वरना सब मरोगे। मैंने बॉक्स को छोड़ा और भागकर हट के अंदर गया, लेकिन वहाँ पर मेरी बीवी और बच्चे नहीं थे। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन वो खुद गायब थे। मैंने चिल्लाकर पूरा एरिया ढूंढा। शाम तक मैं समंदर के किनारे उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन मनोरा इतना खामोश था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। रात होने लगी। मैंने जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इस दफ़ा वो पूरी तरह से बंद था। बस एक रेड लाइट चल रही थी उसके पैनल से, जो कभी पहले नहीं जली थी। और तब मैंने हट के अंदर से पाँव घिसटने की आवाज़ सुनी। मैंने फ्लैश लाइट उठाई और अंदर गया। वहाँ एक परछाई थी। मुझे लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने कहा, बच्चों के साथ कहाँ चली गई थी? मैं पागल हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते।